फ्लाइट को लाहौर में लैंड करवाया जाता है, फ्लाइट को रिफ्यूल किया जाता है, $200 मिलियन कैश में मांग करते हैं। एनएसजी को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। लोग सड़कों पे आना शुरू हो गए थे। इस पूरी घटना में पैसेंजर रुबिन काटियाल की जान चली जाती है, जिसकी उम्र महज 25 वर्ष थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फेलियर बन गया और ये पांचों आतंकवादियों को पाकिस्तानी नागरिक बताया जाता है, लेकिन इनकी खुलासे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। काठमांडू से दिल्ली आने वाली IC-814 अमूमन 2 घंटे का समय लेती है, लेकिन 24 दिसंबर 1999 को ऐसा क्या हुआ कि इस फ्लाइट का रास्ता 2 घंटे से 7 दिन का हो गया। क्यों यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फेलियर बन गया। इस फ्लाइट का 2016 में होने वाले पठानकोट अटैक, 2001 में होने वाले पार्लियामेंट अटैक और 2019 में होने वाले पुलवामा अटैक से क्या संबंध है। मुंबई हमले जो 2008 में हुआ था, उससे इस फ्लाइट का क्या संबंध है। क्यों इस फ्लाइट को कहा गया फ्लाइट इनटू फियर, आइए जानते हैं। 24 दिसंबर 1999 को शाम को 4 बजे IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। 4:39 पर ये इंडियन एयर स्पेस में इंटर करती है। तभी फ्लाइट स्टीवर्ड अनिल कुमार शर्मा के साथ एक व्यक्ति पायलट कैबिन में इंटर करता है, जिसके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में ग्रेनेड होता है और वो जाके कैप्टन शरण को बोलता है कि आपकी फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। कैप्टन शरण कुछ सोच समझ पाते हैं उसके पहले हाईजैकर के अन्य 4 साथी कालाशनिकोव राइफल्स के साथ पूरी फ्लाइट को टेक ओवर कर लेते हैं और पूरी फ्लाइट में डर का माहौल हो जाता है। उस वक्त फ्लाइट में कुल 190 लोग थे, जिसमें 174 पैसेंजर्स, 5 हाईजैकर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें कैप्टन देवी शरण, फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जागिया, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और स्टीवर्ड अनिल कुमार शर्मा। इसमें एक फॉरेन बिजनेसमैन रॉबर्ट ग्योरी भी शामिल थे। लगभग 4:56 पर कैप्टन शरण दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और खबर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तक जाती है। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहे थे। उनके दिल्ली पहुंचते ही उन्हें सिचुएशन के बारे में बताया जाता है और तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। एनएसजी को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन देवी शरण के ऊपर हाईजैकर्स दबाव बनाते हैं कि फ्लाइट को लाहौर की तरफ ले जाया जाए। कैप्टन फ्लाइट को लाहौर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन लाहौर ATC साफ तौर पर फ्लाइट को लैंड कराने से इनकार कर देता है। शाम को 6:04 पर कैप्टन शरण दिल्ली ATC को वापस से रेडियो करते हैं कि फ्लाइट में सिर्फ 1 घंटे का फ्यूल बचा है और लाहौर ने लैंडिंग देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हाईजैकर्स इंडिया में प्लेन को लैंड तो नहीं कराना चाहते, लेकिन फ्यूल की डेफिशिएंसी के कारण उन्हें फ्लाइट को अमृतसर में लैंड कराना पड़ता है, जहां पर इंडिया सबसे बड़ी गलती करता है। फ्लाइट को अमृतसर में लैंड कराया जाता है और फ्लाइट को फ्यूल करने की मांग की जाती है। फ्लाइट को लैंड होते ही तुरंत पंजाब पुलिस की लोकल टीम को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाता है। एनएसजी को वापस से तैयार किया जाता है, लेकिन एनएसजी को अमृतसर नहीं पहुंचाया जाता क्योंकि नेगोशिएटर्स अभी तक नहीं आए हुए थे। हाईजैकर्स को पता चलता है, हाईजैकर्स तुरंत लोकल नेगोशिएटर टीम और पुलिस से कांटेक्ट और नेगोशिएशन के लिए साफ तौर पर इनकार कर देते हैं और कैप्टन शरण के ऊपर वापस से दबाव बनाते हैं कि फ्लाइट को लाहौर की तरफ ले जाया जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप फ्लाइट को लाहौर की तरफ ले जाने से बिल्कुल मना करता है, जिस पर हाईजैकर्स एक पैसेंजर रुबिन काटियाल के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं, जिसकी उम्र महज 25 साल थी, जिस पर कैप्टन शरण को मजबूरन फ्लाइट को लाहौर की तरफ ले जाना पड़ता है और फ्लाइट एक बार फिर से लाहौर की तरफ रवाना होती है। शाम को 7:47 पर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि हमारी फ्लाइट को लाहौर एयरवेज पे लैंड करवाया जाए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट साफ तौर पर इनकार कर देती है और फोर्स लैंडिंग ना हो सके इसके लिए लाइट्स और नेविगेशन भी एयरपोर्ट के सारे ऑफ कर देती है, जिस पर कैप्टन शरण लाहौर ATC को रेडियो करते हैं कि फ्लाइट में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है और अगर एयरपोर्ट के लाइट्स और नेविगेशन ऑन नहीं हुए तो उन्हें मजबूरन हाईवे पर फ्लाइट को लैंड कराना पड़ेगा और जिससे क्रैश करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मजबूरी में आकर पाकिस्तान को अपने नेविगेशन और लाइट्स को ऑन करना पड़ता है और फ्लाइट को लाहौर में लैंड करवा दिया जाता है। फ्लाइट को लाहौर में लैंड करवाया जाता है, फ्लाइट को रिफ्यूल किया जाता है। कैप्टन शरण ने अपनी बुक फ्लाइट इनटू फियर में बताया है कि फ्यूल के बदले पाकिस्तान में हाईजैकर्स कुछ होस्टेजेस को छोड़ने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान अथॉरिटीज इसको डिनाई कर देती और तुरंत लाहौर से फ्लाइट को उड़ाने का ऑर्डर देती है। फ्लाइट को लाहौर से टेक ऑफ कराया जाता है और हाईजैकर्स के कहने पर फ्लाइट को काबुल की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन काबुल ATC मना कर देती है क्योंकि उनके पास कोई भी नाइट लैंडिंग सुविधा उपलब्ध नहीं थी और बाकी सारी गल्फ कंट्रीज जिनको फ्लाइट के बारे में पता था, सारे अपने लाइट्स नेविगेशन एयरपोर्ट्स को ऑफ कर देती है, जिससे लैंडिंग ना हो सके। उस वक्त भारत की मदद के लिए दुबई आगे आता है और दुबई में फ्लाइट को लैंड करवाया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट दुबई से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दुबई कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और साफ तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने से मना कर देता है। हालांकि फ्यूल के बदले 27 होस्टेजेस को वो रिहा करवाता है, जिसमें रुबिन काटियाल की डेड बॉडी भी होती है। बाद में इन सारे पैसेंजर्स और रुबिन काटियाल बॉडी को फ्लाई करके वापस इंडिया लाया जाता है और अगले दिन सुबह 6:20 पर फ्लाइट को दुबई से टेक ऑफ करा दिया जाता है। दुबई से फ्लाइट को टेक ऑफ कराने के बाद हाईजैकर्स के कहने पर फ्लाइट को सीधा कंधार ले जाया जाता है और कंधार एयरपोर्ट पर
लैंड करवाया जाता है। उस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान का राज हुआ करता था और तालिबान को जैसी ही खबर लगती है फ्लाइट के बारे में, वो आर्म्स और टैंक्स के साथ पूरी फ्लाइट को घेर लेते हैं। उस वक्त भारत और तालिबान के रिश्ते तो छोड़िए, महज जान पहचान भी अच्छी नहीं हुआ करती थी और उस वक्त तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया करता था। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जैसे जैसे तालिबान से कांटेक्ट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और हाईजैकर्स और इंडियन नेगोशिएटर्स के बीच नेगोशिएशन की बात आती है और तालिबान नेगोशिएशन करने के लिए अलाउ करता है। इस पर तुरंत अपना भारत एक्शन लेता है और एक नेगोशिएशन टीम जिसको विवेक काटजू जी लीड करते हैं और अजीत डोवल जी और सीडी साहिब की मदद की जाती है और इनको तुरंत भारत से कंधार फ्लाई किया जाता है। इनके कंधार पहुंचते ही 25 और 26 दिसंबर को नेगोशिएशन चलता है जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है। 25 दिसंबर को नेगोशिएशन की पहली शर्त के तौर पर हाईजैकर्स मसूद अजहर की मांग करते हैं, जिसके बदले वो 10 इंडियन 5 फॉरेन को रिहा करने की बात करते हैं। लेकिन इंडियन नेगोशिएटर्स इसको डिनाई कर देते हैं और कहते हैं कि एक बार में पूरी शर्तें बताओ जिससे पूरी शर्तें आपकी मानी जाए और इंडियन प्लेन को रिहा किया जाए। जिसमें 26 तारीख को दूसरी शर्त में हाईजैकर्स 36 अलग अलग आतंकवादी जो भारत की अलग अलग जेलों में बनते उनको रिहा करने की मांग करते हैं। उसके बाद हरकत उल मुजाहिदीन के लीडर सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी की मांग करते हैं और $200 मिलियन कैश में मांग करते हैं। इसको भी भारत डिनाई कर देता है और अगले नेगोशिएशन की तरफ ध्यान जाता है। 27 दिसंबर को नेगोशिएशन का रिजल्ट ना आने पर तालिबान साफ तौर पर भारत और आतंकवादियों को चेतावनी देता है, या तो हथियार डाल दो या फ्लाइट को कंधार से रवाना करो। इसमें आतंकवादी अपनी आखिरी मांग रखते हैं और 3 आतंकवादियों को जेल से रिहा करने की मांग होती है। पहला मसूद अजहर, जिसे 1994 में टेररिस्ट एक्टिविटी के चलते इंडियन आर्मी के द्वारा अरेस्ट किया गया था और जम्मू कश्मीर की जेल में बंद कर दिया गया था। दूसरा उमर शेख, जिसको 1994 में 2 फॉरेनर्स के किडनैपिंग और मर्डर के लिए गिरफ्तार किया गया था। और तीसरा मुश्ताक जरदार, जिसे 1992 में इंडियन आर्मी के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसके ऊपर 36 से ज्यादा मर्डर केसेस थे कश्मीर के अंदर। हालांकि बाद में सीबीआई की रिपोर्ट आती है और ये 5 आतंकवादियों को पाकिस्तानी नागरिक बताया जाता है, जिसकी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। इधर भारत में अंदरूनी विरोध होना शुरू हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के ऊपर काफी दबाव बन रहा था, लोग सड़कों पे आना शुरू हो गए थे और मजबूरी में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को इस नेगोशिएशन को मानना पड़ता है और यहाँ भारत का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाता है। फिर 30 दिसंबर 1999 को रॉ के चीफ एएस दौलत जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से बातचीत करते हैं और तीनों कैदियों को रिहा करने की मांग करते हैं। जिसमें पहले तो अब्दुल्ला फारूक आनाकानी जताते हैं, लेकिन बाद में दबाव के चलते उन्हें इस चीज को मानना पड़ता है और तीनों को रिहा करके कंधार ले जाया जाता है। तीनों आतंकवादियों के कंधार पहुंचते ही टेररिस्ट प्लेन को डीप्लेन करना शुरू कर देते हैं और भारत के अंदर कर देते हैं और अपने आप को तालिबान गवर्नमेंट को सरेंडर कर देते हैं। इस पर तालिबान और भारत के बीच समझौता होता है और भारत मांग करता है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके बदले तालिबान आश्वासन देता है कि हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन इसके विपरीत जैसे ही भारत कंधार छोड़ता है, तालिबानी आतंकवादियों को 10 घंटे का समय देते हैं अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए। और इतना ही नहीं, इनको अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी ड्राइव करके ले जाया जाता है। इसके बाद नेगोशिएशन टीम मेंबर अजीत डोवल जी स्टेटमेंट देते हैं कि हाईजैकर्स को पाकिस्तान ISI का सपोर्ट मिल रहा था, वरना जितना प्रेशर इन्होंने बिल्ड किया था, भारत सिचुएशन को कभी भी अंडर कंट्रोल कर सकता था और हाईजैकर्स को पाकिस्तान की तरफ से सेफ एंट्री की बिल्कुल गारंटी थी। इस पूरी घटना में पैसेंजर रूबिन काटियाल की जान चली जाती है, जिसकी उम्र महज 25 वर्ष थी और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फेलियर साबित होता है। इतना ही नहीं, 2001 में होने वाले इंडियन पार्लियामेंट अटैक में भी इन्हीं टेररिस्ट का हाथ था। उसके बाद 2008 में होने वाले 26/11/2008 के मुंबई अटैक में भी इन्हीं टेररिस्ट का हाथ था। उसके बाद 2016 में होने वाले पठानकोट हमले और 2019 में होने वाले पुलवामा अटैक में भी इसी आतंकवादी ग्रुप का हाथ था। बाद में सीबीआई जांच करती है और इन 5 आतंकवादियों को पाकिस्तानी नेशनल बताती है, जिनका नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, जहूर मिस्त्री, शाकिब और सनी अहमद काजी बताया जाता है। ये टेररिस्ट ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन के मेंबर थे, जो कि पहले अलकायदा का पार्ट हुआ करता था। इसके लीडर सज्जाद अफगानी को 1993 में इंडियन आर्मी अरेस्ट करती है और 1997 में यूएस इसको ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देती है। और इस हाईजैकिंग के कुछ महीने पहले साजिद अफगानी की जेल तोड़कर भागने के एनकाउंटर में मौत हो जाती है। लेकिन इनकी खुलासे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सीबीआई जांच में खुलासा करती है कि मुंबई में रहने वाले अब्दुल लतीफ के पास एक फोन आता है, जिसको लंदन में एक न्यूज एजेंसी के पास फॉरवर्ड करना था और उस कॉल में रिकॉर्ड होता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएशन के लिए नहीं मानेगी तो पूरी फ्लाइट को उड़ा दिया जाएगा। ये हाईजैक इतना रियलिस्टिक था कि भारत को अपने घुटने देखने पड़ते हैं। इसके ऊपर काफी सारी मूवीज भी तैयार की गई हैं, लेकिन हाल ही में इसके ऊपर एक वेब सीरीज तैयार हुई है जिसका नाम है IC-814 दी गंदार हाईजैक। साथ ही 1999 में कैप्टन शरण को सेफेस्ट स्काईज अवार्ड भी दिया जाता है फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कूलनेस एंड कामनेस इन लाइफ और डेथ सिचुएशन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग कहानी में।